ऊपर हवा में विद क्लैपिंग। So sir, on behalf of all Welcome Time family, I welcome you on the stage. Please give him a big hand of applause, Mr. Rahul Sugan. यहाँ तक पहुंचे तो आप लीडर है, क्योंकि लीडर एक्चुअली सिर्फ एक ही होता है कि वो जानता है कि कब ऐसा मौका आता है कि जो मुझे सीख के आगे बढ़ना है। और मेरा मानना यह है कि वो जो कंसिस्टेंट नॉलेज होती है वही आपकी लीडरशिप प्रूव करती है। तो लीडर्स के आगे खुल के बात कर सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा मतलब उल्टा सीधा बोल जाऊं तो उसको रिकॉर्ड मत कर लेना, क्योंकि दो शब्द ऐसे हैं जो कल से ललित जी ने बोले और अभी सर ने बोला। मैं शुरुआत कहीं और से करना चाहता था, पर मुझे वो लगा कि वो बात कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे बात करते करते सिगरेट या खैनी खा सकते हैं? आपके यहाँ पे अलाउड नहीं? कभी आज तक कभी किसी ने ऐसे स्टेज पे खड़े होके खाए नहीं? हाँ जी, शोभा नहीं देता। लेकिन आप में से कितने लोग खाते हैं राजदरबार, रजनीगंधा, ये सब? 1 2 2.5 3 सवा 3। तो आप इस टाइम जब बैठे हैं तो आप ये खा नहीं रहे, तो मुझे भी नहीं खाना पड़ेगा। बड़े सिंह को खाने से प्रॉब्लम होती है? क्या होती है? कैंसर होता है? कंफर्म है? तो चीनी खाने से नहीं होता? क्योंकि कल तो मेरे को लगा कि सब मिठाई तो सारे खा रहे हैं। शुगर हम नहीं खाएगा सर। शुगर नहीं खाते आप, लेकिन कल सब मिठाई खा रहे थे। तो ज्यादा खतरनाक कौन सा है, ये या चीनी है? चीनी है ना, तो ये कम खतरनाक हो गया, तो ये खा सकते हैं। एक आजकल और बीमारी आ गई है, वो नींद की। आप में से कितने लोगों को पता होगा, वैसे सोशल मीडिया का बड़ा चर्चा चलता है, जेब में रख लेता हूं ये। वो आजकल एक और बीमारी आ गई है, नींद। तो WHO ने एक्चुअली में सोने को भी एक पेंडेमिक बना दिया है। वो कहा जाता है कि बच्चे आज की डेट में 1.5 घंटा कम सोते हैं सोशल मीडिया के चक्कर में, और बड़े करीबन 1.25 घंटे के आसपास कम सोते हैं। तो नींद भी एक बीमारी हो गई है। अब नींद बीमारी है या ये खैनी बीमारी है ये तो नहीं पता, बट बीमारी है। सही मायने में देखा जाए तो रजनीगंधा, तुलसी, ये जो पान मसाला, तंबाकू है, से ज्यादा डेंजरस ये चीनी है और ये सोने की बीमारी है कि नहीं है? अगर ये बात मैंने अभी और जान से बोली होती ना, और चिल्ला के बोली होती, स्टेज पे गाड़ी दिखा के बोली होती कि इस तंबाकू के खाने से मुझे गाड़ी मिली है, आप में से 6 लोग तो खाना शुरू कर देते। ये सुनो, और आप में से 4 लोग कहते हैं कि भाई साहब आज तक ये बात मिस हो रही थी कि भाई साहब खैनी खाने से भी बीमारी होती है। ये तो बहुत बढ़िया चीज है। ये भाई साहब आए थे दिल्ली से बोल रहे थे, मान जाते नहीं मान जाते? कई लोग तो बोला होगा अपनी बीवी को, देख भाई साहब सही कह रहे हैं। ये ताकत होती है शब्दों में, कि जब आपके हाथ में माइक होता है और जब आप लीडर होते हैं ना, और आप जब फील्ड में जाते हैं, जब आप बोलते हैं कि टॉप 10 सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरे प्लान में हेल्प करूंगा, मैं तेरे को प्लान दिखाने में हेल्प करूंगा, प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने में हेल्प करूंगा, और जब हम नहीं करते, आपके शब्द झूठे पड़ते हैं। शब्दों को पहचानना शुरू करो और अपनी पावर पहचानना शुरू करो। सिर्फ माइक आने से, स्टेज आने से, लीडरशिप होने से कुछ नहीं होता। गलत चीज क्या है वो पहचानो। यही स्टेज पे बैठ के यही बात मैं दूसरे तरीके से बोलूंगा तो आप तालियां बजा देंगे। आपको यह समझना है अच्छी कंपनी कौन सी होती है, सरकार इस काम को क्यों सपोर्ट करती है। और अगर आपसे कोई आपका दोस्त, रिश्तेदार ये आके कहता है यार मेरा बच्चा 18-19 साल का है, क्या उसको डायरेक्ट सेलिंग में करा दूं, तो आप उसको राय और सलाह कैसे देंगे? क्योंकि आप लीडर हैं। आप नहीं होता तो शायद मैं बात नहीं करता, उतना खुल के ना करता। अब इसको किधर पॉइंट करना है? लैपटॉप पे? ओके। तो शब्दों की पावर समझ में आ गई? आ गई? अभी भी नहीं आई है तो मैं बता देता हूं, ये रजनीगंधा के सिर्फ चाय के पत्ते हैं, कुछ नहीं है। ये खाली चाय है जो मैंने अभी ऑडिटोरियम से उठाई है। अच्छा,
नहीं, वो सबसे बेकार चीज है दुनिया में, सब बेले लोगों का काम है वो। और डायरेक्ट सेलर कभी वो चीज नहीं मुंह में डाल सकता जिससे उसको प्लान दिखाने में प्रॉब्लम है, तो मैं तो मान ही नहीं सकता वो चीज। चलिए, शब्दों की पावर समझ ली तो दूसरी पावर को समझते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अभी सुरेश सर ने बोला एक शब्द, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की। उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि वो आप सभी के लिए वो सब काम करेंगे जिसके तहत आप अपना मिशन, जो मिलियनेयर है, अपना जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर सकें। तो क्या हम सब लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? Yes. हमें जिम्मेदारी लेनी है अपनी टीम की, अपने प्लान की, अपनी कंपनी की, अपने लोगों की, अपने समाज की, अपने देश की। सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है हम लोगों के ऊपर, हमारे पास सबकी जिम्मेदारी है। चलिए, जब हमने सबने डिसाइड कर लिया कि हम सब ने क्या करना है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राहुल सूदन है और थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता देता हूं। वैसे सर ने लास्ट टाइम पूछा था कि मैंने क्या किया है, जैसे वेरी क्विक शॉर्ट। पेरेंट्स मेरे जम्मू कश्मीर से हैं, क्वालिफिकेशन विद वाइस इंजीनियर, एमबीए, इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट हूं। पिताजी वगैरह सब खाने के काम में हैं। वाइफ मेरी आईटी एक्सपर्ट है, डेल, ऑरेकल, लिंक्डइन में। 8 साल डायरेक्ट सेलिंग की टॉप परफॉर्मर रहा, जो जो चीज चाहिए थी मिली, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग नहीं मिल पाई क्योंकि गलत कंपनी चूज कर ली थी। उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनीज में मैं ट्रेनिंग की, शहनाज हुसैन, एम्वे, कैपजेमिनी, डेलोइट, इंडिगो, यू नेम इट, कोक, पेप्सी, मैं सब में ट्रेनर था। उसके बाद क्रिएटेड लॉट ऑफ ब्रांड्स। उसके बाद गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका मिला। अब जब गवर्नमेंट में जाते थे तो हम काफी सारी बातें करते थे कि हम ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या, ये काम क्या करती है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, ये सिंगल लेवल क्या होता है, ये मल्टी लेवल प्लान क्या होता है, ये पार्टी प्लान क्या होता है। तो हर लेवल पे जाके गवर्नमेंट के साथ बात करने का मौका मिला। काफी स्टेट्स में गए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, यूपी, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, केरल। वहां जाके डायरेक्ट सेलिंग को समझने और समझाने का मौका मिला। सरकार का क्या उद्देश्य है, पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में जानने का मौका मिला। जब आप सरकार से बात करते हैं तो एक ही चीज समझ में आती है, सरकार एक्चुअल में आपके साथ है। प्रॉब्लम है आप अपने साथ हैं कि नहीं है। नाउ मूविंग अहेड, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। फेडरेशन करती क्या है, इसको समझाने के लिए हमारा एक छोटा सा वीडियो है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फेडरेशन क्या है। आपको ये जानना जरूरी है कि सुरेश सर, रोहित सर सब मिलके और ये एसोसिएशन मिलके असल में काम क्या करती है और कैसे करती है, क्योंकि कई बार आप लोगों को बताने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं ये प्लेटफॉर्म यूज करना चाहूंगा। सो रोहित जी, कैन वी प्ले द वीडियो? नहीं सर, आई एम मिसिंग आउट ऑफ द वीडियो। आपको व्हाट्सएप किया था? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए आप सबका धन्यवाद। सभी के प्रयासों से आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री बन गई है। आइए देखते हैं प्रयासों में फिटसी का योगदान। फिटसी भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में एथिकल प्रैक्टिस को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाती है। हमारा सपना भारतीय डायरेक्ट सेलिंग की आवाज बनना, एथिकल प्रैक्टिस, उपभोक्ता विश्वास और समाज और अर्थव्यवस्था पर डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के सकारात्मक प्रभाव के लिए वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देना है। फिटसी नैतिक डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देने और उपभोक्ता केंद्रित नीतियों को विकसित करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों और सरकार के बीच एक सेतु का काम करता है। हम कंपनियों को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के महत्व और इन्हें लागू करने के बारे में शिक्षित करते हैं और कंपनियों और उपभोक्ताओं के बीच अभिव्यक्ति का एक मंच प्रदान करते हैं। हमारा मिशन डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित नीतियों के लिए उच्चतम वैश्विक मानकों को विकसित करने में सहयोग करना है। हम सरकार, मीडिया और संबंधित संस्थाओं के समक्ष डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत में डायरेक्ट सेलिंग की अवधारणा के विकास के लिए एक विश्वसनीय संसाधन के रूप में कार्यरत हैं।
फिटसी एक सख्त आचार संहिता का पालन करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी भ्रामक अथवा धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार न हो, बिक्री और आय का सच्चा प्रतिनिधित्व हो, उचित इन्वेंट्री स्तर हो, उचित शिकायत निवारण तंत्र हो और इस उद्योग के नैतिक संचालन के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण हो। हमारे प्रभागों में राजनीतिक समिति, नैतिक समिति, डिस्ट्रीब्यूशन सदस्यता और विषय वस्तु विशेषज्ञता समिति शामिल है जो डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को समर्थन देने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। फिटसी के तहत हमारे कई ब्रांड हैं जैसे डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग एकेडमी या DSTA और फिटसी टाइम्स। हम भारतीय डायरेक्ट सेलिंग डे भी मनाते हैं ताकि उद्योग के योगदान को उचित सम्मान दे सकें। डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग एकेडमी के तहत हम विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करते हैं। इनमें निम्नलिखित सत्र शामिल हैं। कानूनी माप विज्ञान सत्र दिसंबर 2016 में पुणे में आयोजित किया गया था। GST प्रशिक्षण सत्र फरवरी 2017 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। डायरेक्ट सेलिंग दिशा निर्देशों पर प्रशिक्षण जून 2018 में आयोजित किया गया था। डायरेक्ट सेलिंग कानून और नियमों पर प्रशिक्षण दिसंबर 2019 में आयोजित किया गया था। PCMC अधिनियम के अपराध मुक्त करने पर 29 जुलाई 2020 को वेबिनार आयोजित किया गया था। कानूनी माप विज्ञान जागरूकता सत्र 22 जून 2024 को आयोजित किया गया था। फिटसी न्यूज पोर्टल का शुभारंभ 2017 में हुआ था जो डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के नवीनतम समाचार और घटनाओं का प्रमुख स्रोत है। फिटसी टाइम्स हमारा मासिक प्रकाशन है जो डायरेक्ट सेलिंग उद्योग से संबंधित खबरें, रिपोर्ट्स और मीटिंग्स से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। फिटसी ने विभिन्न राज्य उपभोक्ता मंत्रियों सहित सरकारी अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें की हैं, जिनमें केरल, तेलंगाना, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली और पंजाब आदि राज्य शामिल हैं। इन बैठकों का उद्देश्य डायरेक्ट सेलिंग उद्योग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना और विनियामक अनुपालन को बढ़ावा देना है। फिटसी ने विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय जागरूकता सत्र आयोजित किए हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब शामिल हैं। इन सत्रों का उद्देश्य डायरेक्ट सेलिंग के नैतिक और कानूनी पहलुओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। इतना ही नहीं, मीडिया के माध्यम से हम डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की नवीनतम जानकारी, सफल कहानियों, महत्वपूर्ण घटनाओं एवं सुझावों को सरकार और डायरेक्ट सेलिंग उद्योग से जुड़े सभी लोगों तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास करते हैं। फिटसी के साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे प्रयासों में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा उद्देश्य है कि हम डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को नैतिक और उपभोक्ता केंद्रित दिशा में आगे बढ़ाएं। तो काफी सारे ब्रांड्स हैं जो हमने डायरेक्ट सेलिंग के लिए जनरेट किए, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग टुडे एक मैगजीन है जो हम निकालते हैं इस बिजनेस के बारे में, इस बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन करीबन 6 साल से चल रही है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, जिसमें हम काफी सारे ट्रेनर्स लोगों के, गवर्नमेंट के लोगों के आर्टिकल्स इसमें लेकर आते हैं। इसमें काफी इंटरनेशनल लोग भी अपने इनपुट्स देते हैं, जिनमें हम उनके जो व्यूज हैं, उनके जो थॉट प्रोसेस हैं, उनको हम लेकर आते हैं मैगजीन के थ्रू। डायरेक्ट सेलिंग टुडे एक इंडस्ट्री में रिपोर्ट भी पेश करती है। हमारी इंडस्ट्री में एक बड़ा इशू आता है कि हमारी इंडस्ट्री का डेटा क्या है, कितना टर्नओवर, कितने स्टेट, कितने डायरेक्ट सेलर, कितने राज्यों में किस उम्र के लोग करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, खेती का बिकता है या पर्सनल केयर बिकता है या वेलनेस बिकता है। इन सभी की एक रिसर्च सरकार के साथ हम शेयर करते हैं। तो एक हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये जो रिसर्च करता है। आप मुद्दे पे आते हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा हो जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग करनी क्यों है। अब इसके अंदर आप सबके पास आंसर है, आप कितनी देर से डायरेक्ट सेलिंग करते आ रहे हैं। तो मैं बहुत शॉर्ट में और एक चीज आपको बताना चाहूंगा। कोई भी बिजनेस हम लाइफ में करते हैं, उसके दो ही चीजें होते हैं, पैसा कमाने के दो ही जरिए हैं, जॉब और बिजनेस। और आप सभी के उसके आंसर्स होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं, तो आपके पास आंसर है और आप बाकियों को समझाते भी हैं। मैं आपको सिर्फ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में है क्या। 150 करोड़ की पॉपुलेशन में हम सबसे ऊपर हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के हम देश हैं और इसमें हमारी जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत अच्छी है। आज की डेट में देखें तो दुनिया के सबसे ऊपर ग्रोथ रेट वाले देशों में हमारा नाम आता है। हम साल में 7-8% का ग्रो करते हैं, जो बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, क्योंकि दुनिया में जो ग्लोबल इकोनॉमी है उतना ज्यादा मूव नहीं कर रही है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम उसके साथ होती जा रही है।
एक मापदंड होता है पॉपुलेशन में जिसको कहा जाता है काम करने वाली उम्र, यानी कि आप 16 साल से लेकर 45 साल की जो उम्र होती है उसको कहा जाता है काम करने वाली उम्र। अब दुनिया में क्या हो रहा है, जैसे जापान, यूएस या यूरोप जैसे देशों में वो जो जनसंख्या है काम करने वाली वो कम हो रही है, लेकिन इंडिया में ये बढ़ रही है। अब ये अच्छा है या बुरा है? ये अच्छा है, काम करने वालों की बढ़ रही है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर उनके पास काम नहीं है फिर क्या करेंगे? ये जो एक सिंपल से छोटी सी चीज है, असल में यही हमारी सरकार की सबसे बड़ी टेंशन भी है आज के डेट में, कि काम करने वाले हैं लेकिन काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब उस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत सारा काम करते हैं। आपका स्किल डेवलपमेंट योजना चलती है सरकार के अंदर, यानी कि कुछ लोग जो स्किल्ड हैं उनको आगे और बेटर स्किल कराओ ताकि उनको काम मिल सके, या जो स्किल नहीं है, अनस्किल्ड है, उनको कुछ और सिखाओ बैठा के। तो स्पेशलाइज कोई कोर्स कराओ, चाहे वो चमड़े का होता है, साइकिल का होता है, ब्यूटिशियन का होता है। सरकार की काफी स्कीमें आती हैं। एक आपको एक पैरामीटर देता हूं कि स्किल डेवलपमेंट में एक स्कीम चलती है जिसके अंदर वो एक 3,48,000 लोगों को ट्रेन करते हैं जो ऑलरेडी स्किल्ड है, मतलब जो 12वीं पास हैं। उसमें सरकार करीबन 2,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, यानी कि पर इंसान सरकार 2.5 लाख रुपए खर्च करती है किसी को सिर्फ इस काबिल बनाने के लिए कि उसको नौकरी मिल सके। अब आप जब सरकार के पास जाते हो कि आप एक ऐसा बिजनेस करते हो जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जनरेट किया जा सकता है, तो आपकी बात सुनी जाती है। और जब आप कहते हो कि उनको ट्रेनिंग भी आप खुद देते हो, आप उनको सिखाते भी हो कि बोलना कैसे है, डिजिटल या ट्रांजैक्शन कैसे करना है, अब आपने उनको ये भी सिखाया कि कपड़े कैसे पहनने हैं, तो एक्चुअल में सरकार को यकीन कराना मुश्किल हो जाता है कि एक ही ऐसा सिस्टम है जो ट्रेनिंग में इतना कुछ इन्वेस्ट करता है। तो इसलिए जो जॉब वाला जो सिनेरियो है ना, इसकी वजह से चलते हुए इस बिजनेस की ग्रोथ रेट एक्चुअली में हमेशा बनी रहती है। Now, ये कुछ डेटा है, बट I will just move to something which is the second part. बिजनेस जो करने के जो तरीके हैं हिंदुस्तान में, उनको जज करना मुश्किल है कि कितने बिजनेस के लोग कामयाब होते हैं, कितने नहीं होते। हर एक का अपना एक्सपीरियंस है। कोई खेती को भी बिजनेस मानता है, फिर कोई दुकानदारी है, या फिर वो कोई फ्रेंचाइजी लेता है। कुछ भी बिजनेस आप कर सकते हैं, और हर एक के पास एक बिजनेस करने के अपना एक एक्सपेक्टेशन होगा। बिजनेस करने में आपको एक चीज देखती है सरकार की, बिजनेस को शुरू करने में सरकार कितना सपोर्ट देती है। तो उसके यार्डस्टिक या मापदंड आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड में हम अभी भी 68 नंबर पे आते हैं बिजनेस को शुरू करने के तरीकों में, आसान तरीकों में। यानी कि अगर आज मुझे बिजनेस शुरू करना है तो दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो 4 घंटे में बिजनेस शुरू करने में हेल्प करते हैं, बट इंडिया की में अभी भी बिजनेस शुरू करने में चैलेंजेस हैं। दूसरा पॉइंट है वो थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने वाला जो आपको करना चाहिए। 90% बिजनेस जिनमें लागत या पूंजी 1.5 लाख रुपए की होती है वो बंद हो जाती है। अब जनरली जो पहला बिजनेस हम लाइफ में शुरू करते हैं, छोटा बिजनेस जब शुरू करते हैं, तो हम जनरली अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कुछ गहने रख के उधार लेके काम शुरू करते हैं। 90% वो बिजनेस बंद हो जाते हैं। तो आपसे कोई कहे कि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में बहुत रिस्क है, तो उनको समझाना बाहर जाके 1.5 लाख रुपए में होकर काम करके दिखा, उसमें सक्सेस के रेशियो देख लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर, मेरे से ज्यादा आप लोगों को इसमें यकीन है, तो मैं इसमें सिर्फ आपके साथ कुछ एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग छोड़ के किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री ग्रो क्यों करती है? जैसे अगर आपसे आके कोई पूछता है कि यार मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद क्या करना है, या 12वीं के बाद उसको क्या करना है, तो आजकल तो बड़ी नई लाइनें आ गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, काफी सब आ गई हैं। ये जो पीछे वाले हैं आगे बुला रहे हैं, अच्छा आगे आगे चलो ठीक है। ओके, तो आपसे तो पूछता है कि मेरे को क्या कराना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में कराना चाहिए, तो आप उनको सलाह कैसे देते हैं? वो कहते हैं आने वाले टाइम का काम है। अब कोई आगे कहता है जी कपड़ा बनाने का काम करना, कारखाना लगाना है, कोई कहता है बुनकर बनना है या खेती में जाना है, तो भी आप उसको सलाह देते हैं। सलाह देने के पीछे आप सिर्फ एक पैरामीटर समझें, इसको कहते हैं 3G। पहला जी है सरकार। सरकार को उस बिजनेस के लिए सही रूल होने चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, तभी आपको उस बिजनेस में आना चाहिए। दूसरा, उस बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए।
भाई बिजनेस बहुत अच्छा है लेकिन उसमें ग्रोथ ही नहीं है, तो आप अपने बच्चों को उस लाइन में क्यों जाने देंगे जिसमें ग्रोथ नहीं है? तीसरा, गाइडेंस सिखाएगा कौन? सरकार कहती है आप आके बिजनेस करो, हिंदुस्तान में बहुत बिजनेस का फ्यूचर भी है लेकिन सिखाने वाला नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ट्रेनर नहीं है, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तो भी आप उस बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। तो किसी भी बिजनेस को आपको हमेशा इसी मापदंड पे देखना चाहिए। इन्हीं बिजनेस को हम डायरेक्ट सेलिंग के मापदंड से देखते हैं। सरकार इस बिजनेस को इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि सबसे ज्यादा हम ये 5 पॉइंट उनके लिए कवर करते हैं: सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मेक इन इंडिया, डिजिटल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। चौथा पॉइंट जो वुमेन एम्पावरमेंट का है, महिला सशक्तिकरण का, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, बट मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहता हूं कि कभी आपको ये पॉइंट ध्यान रहे। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का नंबर पता है किसी को? हम हिंदुस्तान कितना टर्नओवर करता है? 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 4 करोड़। ओके, तो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है हिंदुस्तान की आज के डेट में। अगर ये महिलाएं जो घर पे हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जो खेती करती हैं, जो लेबर का काम करती हैं, जो पढ़ के घर पे हैं या नौकरी नहीं कर रही, या वो पढ़ लिख चुकी हैं लेकिन शादी की वजह से काम नहीं कर रही, उनमें अगर सिर्फ 20% महिलाएं काम करना शुरू कर दें तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन का इजाफा होता है, $1 ट्रिलियन का इजाफा होता है। तो आप जब समझे कि आप एक बहुत बड़ा हेल्प करते हैं सरकार की, जब आप किसी लेडी को कहते हैं कि चल तो 1 घंटा ही शुरू कर, आधा घंटा शुरू कर, काम शुरू कर, मिलके करते हैं। इन 5 चीजों की वजह से गवर्नमेंट इस बिजनेस को सपोर्ट करती है। अब गवर्नमेंट ने सपोर्ट कैसे किया? इसके लिए लॉ बना के, रूल बना के। अब ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा, तो आप में से आधे लोग सो रहे हैं तो आधे और सो जाएंगे। आप में से कितने लोग सो चुके हैं? अच्छा, सो चुके हैं तो हाथ उठाएंगे। तो किसी को खुली आंख से सोना नहीं आता? अच्छा, ओके, हमने ट्रेनिंग ले ली थी कि हम खुली आंख से सो सकते थे। ओके, मैं आपको शॉर्ट में एक चीज बताना चाहूंगा। क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लीगल है? कोई आपसे पूछता है लीगल है तो उसका क्या आंसर देते हैं? डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस लीगल क्यों है? एक एक करके, ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए जानना। तो पहला कौन आंसर देना चाहेगा? यस सर। 2016 से लीगल हो गया क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक आंसर। दूसरा, यस सर। दिसंबर 2021 में पार्लियामेंट में पास हुआ है। बहुत बढ़िया सर, 2021 में पार्लियामेंट से पास हुआ है। और कुछ? व्हाइट मनी हम कमाते हैं। अच्छा, ब्लैक मनी नहीं, वो कल ललित सर ने 500 के नोट को टच कराया था, तो व्हाइट है तभी टच कर रहे थे। ओके, कोई और मतलब ये तो पता होगा ना कि क्योंकि अगर कोई पूछता है कि भाई साहब मेरे बेटे को आप इस लाइन में काम करने के लिए कह रहे हो, मेरी बेटी को कह रहे हो कि ये काम करना है, तो ये लीगल है कि भी नहीं है, ये तो बता दो। पहले टीडीएस काट के आता है, पैसा आता है। ओके, चलिए, अगली बार आपको कोई पूछे कि क्या ये काम लीगल है, आपको 3 चीजें बोलनी है, ठीक है? पहली चीज, पार्लियामेंट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ है 2019 में, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग है। हिंदी में समझो तो छोटी सी लाइन, सीपी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के शॉर्ट में सीपी नजर आएगा, क्या लिखा हुआ, उसके आगे 2019 आता है और कौजी वो उसमें डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन है। ये याद रह सकता है? 2019 में पार्लियामेंट, इतना याद कर लो, इतने में भी काम चल जाएगा। दूसरी बात, डायरेक्ट सेलिंग काम कैसे करना है, उसमें प्रोडक्ट कौन से होने चाहिए, उसमें प्लान क्या होना चाहिए, उसमें कस्टमर की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ये 2021 के डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में है। यानी 2019 में एक्ट, 2021 में रूल्स, ठीक है? तीसरी चीज, हर राज्य ने अपनी एक कमेटी बनाने के लिए उसमें पॉइंट डाला गया है कि हर स्टेट अपनी एक कमेटी बनाएगा जो इस बिजनेस को देखेगा। अब जैसे वेस्ट बंगाल में हम बैठे हैं तो वेस्ट बंगाल की अपनी एक पॉलिसी है, तो यानी कि अगर आज हम स्टेट में काम कर रहे हैं तो वेस्ट बंगाल ने तो एक स्टेप जाके ये बात कही है कि भैया मेरे यहाँ पे काम करना तो ये करना है। यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक पीडीएफ होना चाहिए फोन के अंदर,
जिसमें एक पेज डायरेक्ट सेलिंग वाला ले लो एक्ट के अंदर की कॉपी का, एक पेज डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का ले लो और एक वेस्ट बंगाल की पॉलिसी का ले लो। तो यानी कि आपके पास 3 चीजें याद रखनी है कि कोई आपसे पूछे कि ये बिजनेस लीगल है या नहीं है। पीछे कौन है? माइक दे दो उनको अगर प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, याद है 3 चीजें? जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स है वो 2020 में आया था, 22 में आया था या 23 में? 19 वाले जीत गए। 19 किसने बोला? 1 2 और 19 वाला कौन है? 3। इन तीनों से 500 रुपए ले लो। सबसे आगे बैठेंगे तब भी याद नहीं है। एक्ट 19 में है, रूल्स 21 में है और वेस्ट बंगाल में स्टेट में पॉलिसी है। बस ये 3 याद रखनी है। ये रह जाएगी। ओके। फिर सर बाकी अदर स्टेट में फिर वेस्ट बंगाल के बिहार पे जब एग्जांपल देंगे तो फिर पूछेगा मतलब यहां पे क्या है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब प्रोसेस क्या है कि जो डायरेक्ट सेलिंग रूल है ना 2021 का, उसमें कहा गया है कि हर स्टेट को अपनी एक कमेटी बनानी है। अब ये जो प्रोसेस है धीरे धीरे चल रहा है। तो सबसे पहले जो पॉलिसी बनी वो आंध्रा में बनी, फिर उसके बाद आपकी वेस्ट बंगाल में, मेघालय में, फिर तमिलनाडु में, फिर गोवा में। अब केरल का पॉलिसी फाइनल हो चुका है। वहां पे इलेक्शन आने की वजह से थोड़ा सा लेट है, लेकिन वो जैसे इलेक्शन का पीरियड खत्म होता है तो उसमें वो रिलीज हो जाएगी। बाकी सभी स्टेट्स ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। बट अगर स्टेट की पॉलिसी नहीं भी निकलती तो भी डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 होने की वजह से ये पूरे हिंदुस्तान में मान्य है स्टेट में। ठीक है, अब इसके अंदर आप ताली बजा सकते सर। थैंक यू। इसमें बहुत नई चीजें भी निकल के आई हैं। केरल ने जो ड्राफ्ट निकाला है गाइडलाइंस का, रूल्स का, वो बहुत सीरियस है। उसके अंदर आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बतानी है। उसमें आपको ये भी देखना है कि आप किसी तरीके से मनी सर्कुलेशन तो नहीं कर रहे। ये तो नहीं है कि आप 10 रुपए की चीज 10,000 में बेच रहे हो और कहने को 60-70% का पे आउट जा रहा है। तो कई बार हमें लगता है कि यार एक फला कंपनी है वो इतना पे आउट कैसे दे सकती है। हम भी तो लीगल है, वो भी अपने आप को लीगल कहते हैं। अब इन्हीं चीजों के ऊपर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। तेलंगाना गवर्नमेंट इस टाइम पे तो शायद ऐसा एक पॉइंट डिस्कस कर रही है जो मुझे लगता है बहुत गेम चेंजिंग होने जा रहा है। वो ये चाहते हैं कि तेलंगाना में जितने भी डायरेक्ट सेलर्स काम कर रहे हैं या करेंगे, उन सभी का डेटा सरकार को चाहिए। उनका आधार का रजिस्ट्रेशन सरकार को चाहिए, उनका नंबर चाहिए। तो आप समझे कि सरकार कितनी वैल्यू दे रही है डायरेक्ट सेलर को कि उनके लिए अलग से एक डेटाबेस मेंटेन करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सरकार जब आपको एक एज अ डायरेक्ट सेलर अलग से एक पोर्टल है, डेटा एक्सेस देने जा रही है, तो उसका मतलब आप किस कंपनी में हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो सब इंफॉर्मेशन भी जा रही है। और आप समझ सकते हैं कि जो बिल्कुल ठीक होगा वही करेगा। अब जिसने फर्जीवाड़ा करना होगा और जिसने फ्रॉड करना होगा या चिंटू चूरन कंपनियां होती हैं वो सब तो ये करेंगी नहीं। और ये वही कंपनी है जो 70-80% का पे आउट दिखा के लोगों को गलत सजेशन देती रहती हैं। जी सर, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को देख सके कि कौन प्योर है या कौन अनएथिकल। ओके, बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये एक्चुअली हमारी एसोसिएशन का भी एक रिक्वेस्ट है सरकार से। इनफैक्ट सुरेश जी तो इसमें हमारे साथ जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की मीटिंग में गए थे तो सुरेश जी ने ये रिक्वेस्ट भी किया था कि सर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो जहां पे लोग जो कस्टमर हैं, डायरेक्ट सेलर हैं, वो एक डिसीजन ले सकें। चैलेंज ये आता है सर कि गूगल करके कई सारे लिस्टिंग दिखा दिए जाते हैं और हमारी कंपनी वहां होती है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो गूगल में कितने प्रतिशत सर्च गूगल में होता है? 70, 80, 90। जब आप गूगल करते हैं तो कितना सच आता है? 70%, 80%, 90%, 95% झूठ होता है। लेकिन फिर भी वो पेपर पे होने के कारण उस समय तो आप ये मान के चलना, गूगल से आप क्या ढूंढते हो ये ढूंढना भी अपने आप में एक तरीका है। सही मायने में तो देखो सरकार की कोई लिस्ट है नहीं, पहली बात समझो। तो लोगों ने क्या करते हैं कि अपने गूगल का बना लेते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग जब खोलोगे तो उनका नाम आ जाएगा। जैसे मैं ये बना लूं कि दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेनर खोलोगे, राहुल सूदन का नाम आ जाएगा। अब मैं ट्रेनर कितना अच्छा हो सकता हूं? मैं तो ललित अरोड़ा जी का 10वां % भी नहीं।
लेकिन गूगल पे तो अपने आप को कर सकता हूं ना। तो आपको ये देखना है कि ऊपर का डोमेन क्या है। अब उसके अंदर क्या सरकारी डोमेन है? भाई सरकारी डोमेन क्या होता है? जीओवी होता है। भाई जब सरकार का डोमेन नहीं है तो उसके आगे XYZ जो मर्जी लगाओ तो वो तो फ्रॉड ही। वो तो मैं आप 4-6 लोग मिलकर नया डोमेन बना देते हैं indiastopmlm.com, और मैं किसी के घर जाके देखो जी indiatopmlm.com में देखो हमारी कंपनी का नाम है। अरे यार घर क्या खाना है, घर पे नीचे बना लेंगे ना। एक और भारी कंफ्यूजन जी, IDSA में जो लिस्टिंग है वो क्या है, वो समझ में नहीं आती है। हर एसोसिएशन अपनी कंपनीज की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर रखती है। कितना % सही है और उसका क्या प्रभाव है मार्केट में? ओके, देखिए होता क्या है कि जब सरकार के साथ लॉ बनाना होता है तो सभी के अपने अपने एसोसिएशंस हैं। सो 3-4 एसोसिएशन मिलके काम करती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि सही मायने में समझे तो किसी एक के लिए तो बस की बात नहीं है कि कर लें। और एक तो बहुत अच्छी कहावत है, मेरे ख्याल से हम सभी एमएलए में यूज करते थे कि अगर एक ही भगवान से सब खुश हो जाते तो हमारे जितने भगवान ना होते। तो एसोसिएशन IDSA ने बनाई, उनका अपना काम है। वो सबसे पुरानी एसोसिएशन है, क्योंकि 95-96 में जब एमवे ओरिफ्लेम हिंदुस्तान में आया था तो ये एसोसिएशन तब से उन्होंने अपना बहुत अच्छा काम किया सरकार के साथ मिलकर। उन्होंने जो किया, अब थोड़ा बहुत रह गया था वो हम कर रहे हैं। पिरामिड वाले में कई सारे वहां से लिस्टिंग में भी आए हैं स्कैम। ओके, देखो अब ये क्वेश्चन क्या था, पहले मुझे बताओ। का जो बातें उठी है तो उस लिस्ट से भी कुछ कंपनियां आई हैं जो उसको सुरक्षित मानी जाती है कि ये अच्छी कंपनी है या यहाँ पे लिस्टिंग है आपकी कंपनी। देखो एक चीज समझो, कोई भी चीज जेन्युइन तभी होती है जब वो सरकार में लिस्टेड है। मेरे कहने से, किसी के कहने से कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि सरकार क्या लिखती है। जैसे वेस्ट बंगाल सरकार असल में लिस्ट निकाल रही है जिसके अंदर वो कंपनीज के बारे में लिख रही है। तो अगर आपको किसी को क्वेश्चन करना है तो आपको वेस्ट बंगाल सरकार की लिस्ट ही देखनी है। तो जैसे वो लिस्ट आती है, रोहित जी खुद आपको वो लिस्ट भेज देंगे कि आप किसी को दिखाएं तो वो लिंक दिखाएं। देखो अल्टीमेटली किसी को एजुकेट करना यही चीज होता है कि ठीक चीज ठीक तरीके से बताई जा सके, वरना गलत चीजें समझ के ही लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आपने सिर्फ जो वेस्ट बंगाल की लिस्ट है वो आप दिखा दीजिए, बाकी स्टेट्स की जैसे जैसे आती जाएगी रोहित जी आपको फॉलो अप करके प्रोसेस करके आगे प्रोसीड कर देंगे। ओके, ये मैंने आपसे शेयर कर दिया था 2021 का रूल्स आंध्रा, वेस्ट बंगाल, मेघालय इन्होंने रिलीज कर दिए हैं। ओके, नाउ आगे का थोड़ा सा मैं स्लाइड्स आगे कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा बोरियत ना हो, इससे पहले सब सो जाएं। ओके, 4 चीजें आप ये याद कर सकते हैं कि जिसमें आपको ये समझ में आए कि अच्छा यार मैं कोई मेरे को कहे कि ये कंपनी है भी या नहीं है, तो एटलीस्ट ये तो 4 चीजें उसकी वेबसाइट पे चेक करो सबसे पहले जाकर। उसका बिजनेस प्लान, उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसकी प्रोडक्ट की लाइसेंस और टेस्ट रिपोर्ट है कि नहीं है, और चौथा नोडल ऑफिसर। ये 4 चीजें आपको सबसे पहले पता करनी चाहिए किसी भी कंपनी के बारे में। इसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है। अब प्रोडक्ट में लाइसेंसेस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग की रिपोर्ट नहीं है, क्लिनिकल टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, प्रोडक्ट की टेस्ट एफिकेसी की टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है, तो देखिए वो प्रोडक्ट भी हमारी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट नाम मात्र के लिए। तो यहां से आप अपनी रिसर्च शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा बैक, वो 3 जी कौन से थे याद है? थोड़ा सा बैक कीजिएगा स्लाइड। 3 जी याद है? पहला जी क्या था? दूसरा, तीसरा। ओके, आपके यहाँ पे लीडर सब आगे बैठते हैं, मतलब आपके यहाँ पे ये अगली बार ऐसा करेंगे, जरा सीट्स ऊपर पीछे करनी पड़ेंगी। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। ग्रोथ, आज की डेट में जो इंडस्ट्री है वो करीबन अनऑफिशियली कोई फिगर है जो 25,000 करोड़ के आसपास है, कोई 27,000 करोड़ के आसपास है, तो जनरली एक अप्रोक्सीमेट फिगर आ रहा है कि इतना बिजनेस हमारी इंडस्ट्री में आज की डेट में है। और ये एक्सपेक्टेड है कि क्योंकि इंडस्ट्री करीबन 13-14% के आसपास ग्रो कर रही है, तो इस इंडस्ट्री को 4 गुना होने में, 1 ट्रिलियन होने में करीबन 10 से 12 साल लगेंगे। ये बिजनेस क्यों बढ़ेगा? उसके सिर्फ 2-3 रीजन है। पहला मेजर रीजन सरकार के उसको सपोर्ट करना, और जब बिजनेस बढ़ता है तो सबकी शेयर बढ़ता है। अगर ये बिजनेस आज 23,000 करोड़ का और आपकी इनकम 10 लाख रुपए की है, अगर ये बिजनेस 1 लाख करोड़ का होगा तो आपकी खुद की इनकम 2 करोड़ हो जाएगी।
इसके अंदर सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीजें भी आने की वजह से, और सबसे बड़ी बात प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन होना, लोगों का प्रोडक्ट का चॉइस की तरफ जाना, आप लोगों का एजुकेट होकर उनको अवेयर कराना कि अच्छे और बुरे प्रोडक्ट में फर्क क्या है। तीसरी चीज गाइडेंस। आपकी खुद की कंपनी में ट्रेनिंग है, आपने ललित जी को बुलाया था, आपके खुद के सिस्टम है, आपका ये जो नाम है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इस नाम को कभी गौर से पढ़ा है। एक्चुअल में ये नाम जिसने भी सोचा होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये शायद प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट नेम है जो मैंने ट्रेनिंग के लिए देखा। मैं 2 दिन बाद कल से सोच रहा हूँ, ये एक ऐसा नाम है कि मुझे कल को बांग्लादेश खोलना हो, टॉप 10 में नेपाल जाना हो, या फिर दुबई जाना हो, तो सिंगापुर ऑफिस खोलना हो अपने मलेशिया में, मैं तो 10 साल में तो देखो 4-5 कंट्रीज तो टॉप 10 ओपन कर ही लेगा। ओके, सो 4-5 कंट्रीज जो आप चाहते होंगे कि सुरेश सर टॉप 10 को लेकर जाए। देखो 3 चीजें चाहिए होती हैं, प्रोडक्ट को अच्छा बनाने की इच्छा, सिर्फ सिंपल सी चीज है, अच्छा बनाने की इच्छा चाहिए होती है, सब फिर काम होता है। यहाँ पे इच्छा नहीं मिलती मुझे इस इंडस्ट्री में। दूसरा, आपके पास टीम वो चाहिए जो उसको लीड कर सके दूसरी कंट्रीज में जाके। यहाँ से जब आप बांग्लादेश जाएंगे, जब आप मलेशिया जाएंगे, तब आपको हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना है। जब आप सिंगापुर जाएंगे, मलेशिया ओपन करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ जाना बहुत आसान है। आपका प्रोडक्ट वाला कॉलम टिक हो चुका है, अब सिर्फ कॉलम रह जाता है लीडरशिप का कि वो कितने एग्रेसिव होकर जाना चाहते हैं। तो 5-10 साल का मेरे ख्याल से मोटा एस्टिमेट भी समझे तो दुबई, बांग्लादेश, नेपाल और मलेशिया एंड आई थिंक फिलीपींस, जो बहुत बड़ी मार्केट है इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए, आप बहुत जल्दी ओपन कर सकते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका भी कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि वहां पे डायरेक्ट सेलिंग थोड़ी कम आ गई। ओके, लास्ट में मैं सिर्फ आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, और ये स्टोरी एक्चुअली में इस बात पे बेस है कि कल जो ललित जी ने बताया और जो सर ने बताया, दोनों की चीज में सिर्फ एक चीज निकल के आ रही थी, माइंडसेट। कि माइंडसेट है क्या, और माइंडसेट क्या समझाया जा सकता है किसी को, या माइंडसेट बताया जा सकता है। सुनने में बड़ा आसान सा शब्द है और करने में सबसे बड़ा शब्द है। ये कहा जाता है कि माइंडसेट चेंज करना दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ी आदत दुनिया में कौन सी है? टूथपेस्ट चेंज करना। उससे बड़ी आदत है न्यूज़पेपर चेंज करना। सुबह की चाय चेंज करना इतना बड़ा माइंडसेट है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमें बहुत बड़े माइंडसेट होकर सक्सेसफुल होना है। और ये माना जाता है कि जो लोग जितनी जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं उनका माइंडसेट उतना कम हो जाता है, फिर वो नई चीज नहीं सीखना चाहते। तो मैं आपको एक अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे साथ हुआ था करीबन 3-4 साल पहले। मुझसे कहा गया था कि राहुल भाई, आपको दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स पर्सन से मिलवाना है। तो स्पोर्ट्स पर्सन समझते हैं, खेलने वाला। तो मैंने कहा वो सबसे बड़ा कैसे हो सकता है? कह रहे यार राहुल, वो ना दुनिया में सबसे मुश्किल खेल खेलता है। अब क्योंकि मैं जम्मू का था और गांव से थे, हम देख चुके थे, तो हमारे यहाँ पे एक ही चीज सबसे ज्यादा होती थी, कुश्ती, जो मुझे मुश्किल चीज लगती थी। तो मैंने कहा कुश्ती या बॉक्सिंग होगा। कह रहे नहीं, वो भी इसके आगे कुछ नहीं है। तो इसके आगे मैंने कहा क्या है, फिर पहाड़ पे चढ़ना है क्या? तो कह रहा था कि करीबन 4000 लोग तो पहाड़ में नीचे माउंट एवरेस्ट गए। ये खेल उससे भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इतने जो 4000 लोग चढ़े हैं उसमें से 90% लोग तो फिर भी सक्सेसफुल होकर नीचे आ चुके हैं। जिस स्पोर्ट्स पर्सन की मैं बात करना चाह रहा हूँ, जिस स्पोर्ट्स की मैं बात करना चाह रहा हूँ, उसमें तो 95% लोग वो काम ही पूरा नहीं कर पाते। मैंने कहता है कि इससे ऊपर तो एक ही चीज रह जाती है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर चांद पे जाना। कह रहा उसमें भी ना 600 लोग जा चुके हैं और वापस आ चुके हैं। तो ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स था जो इससे भी मुश्किल था? बड़ी सिंपल सा स्पोर्ट्स है वो। एक बोट है, एक बंदा उस किश्ती पे बैठता है और पूरी दुनिया के चक्कर लगा करता है। मैंने कहा ये कौन सा स्पोर्ट्स हुआ? कह रहे
और ये अभी शुरू होगा, ऐसा तो मैंने कभी सुना भी नहीं है कि ऐसा कोई स्पोर्ट्स भी होता है। कह रहे 100 साल पुराना है, फ्रांस से शुरू होता है और आपको फ्रांस से वापस आना होता है। 200-250 दिन के आसपास की रेस होती है, आप अकेले होते हैं और आपको रेस करना है। तो मैंने कहा इतनी बड़ी क्या बात, तो इतनी टेक्नोलॉजी हो गई, इतनी सब चीज हो गई, मतलब करना क्या है। कह रहे इसी बात से आइडिया लगा रहे 95% लोग ये रेस पूरी नहीं कर पाते हैं। 4 साल में एक बार ये रेस होती है और इसको रेस को करने के लिए आपके पास 5 या 6 साल का प्योर प्रैक्टिस चाहिए होता है। तो मैं मिला एलेक्स से। अब मैंने एलेक्स से ये पूछना था कि कैसे वो इतनी बड़ी चीज के लिए तैयारी करता है कि उसको 4 साल बाद एक गोल पे पहुंचना है, तो वो अपने आप को ऐसे कैसे मोटिवेट रखता है 3 साल तक कि वो 4थे साल वो रेस लड़ेगा। और एलेक्स के साथ तो ये हुआ था कि 4 साल बाद जो रेस थी उसमें वो सेकंड आ रहा था, तो वो उसकी बोर्ड टूट गई थी, तो एक्चुअल में वो रेस वो भी पूरी नहीं कर पाया था, पहले वाली जो रेस उसकी थी। तो एलेक्स ने मुझे 2-3 चीजें समझाई, लेकिन सबसे बड़ी चीज उसने मुझे जो समझाई, या मैं कहूंगा 2-3 चीजें मैंने उससे सीखी। एक चीज थी कि सक्सेस का रास्ता एक टाइम के लिए अकेला हो जाता है। जब आप सक्सेस पे होंगे तो आपको लगेगा कि आपके साथ कोई नहीं है, आपको अकेले चलना पड़ता है और अपनी ताकत खुद बनानी पड़ती है। उस वक्त आपके साथ सिर्फ एक चीज आपका साथ देती है, आपकी एजुकेशन। जो आपने सीखा होता है वही आपका साथ देता है। दूसरी चीज जो एलेक्स ने मुझे समझाई, कहने को बड़ा छोटा सा वर्ड है, फोकस। हर चीज में बोलते हैं फोकस। मम्मी सुबह बोलती थी मुझे फोकस करके पढ़ ले, डैडी कहते थे काम पे फोकस कर ले, स्टाफ को हम बोलते हैं फोकस कर ले, ट्रेनिंग में आते हैं फोकस कर ले। है क्या ये शब्द फोकस? मतलब सुबह से शाम तक एक ही शब्द सुनते आ रहे थे। तो उसने बोला मुझे कि राहुल, मुझे फोकस वर्ड का मतलब समझ में आया कि इसके अलावा और कुछ नहीं। जब तक ये नहीं होगा कुछ नहीं करूंगा। 365 दिन इंटू 4 साल प्रैक्टिस करनी है ताकि एक दिन मैं ये रेस जीत सकूं। अब जब एलेक्स ने मुझे ये समझाया तो मैं समझ में आया कि लाइफ में ना कुछ भी चीज फोकस के अलावा है ही नहीं। आपका फोकस आउट है तो सब कुछ खत्म है, और आपका फोकस है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो कल जो ललित जी आपको बात कर रहे थे ना कि आपके जो टारगेट से, जो आपको अचीव करना था, जो आपको मिलियनेयर करना था, जो आपको सक्सेस करना था, वो सिर्फ एक ही बात पे थी, आपका फोकस काम को सीखने का और सिखाने का। एलेक्स ने मुझे फोकस की एक डेफिनेशन दी। ये एक्चुअली एलेक्स की खुद की डेफिनेशन है। आप अपना रास्ता तब तक करते रहो जब तक सक्सेसफुल ना हो। और मैंने एलेक्स से पूछा, मैंने कहा आज के बाद मेरी डेफिनेशन आपकी कॉपी कर रहा हूं और मैं हर जगह ये डेफिनेशन यूज करूंगा। सो मेरा मानना ये है दोस्तों, ये इंडस्ट्री हो, आपका काम हो, कोई भी चीज हो, सिर्फ एक ही वर्ड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके साथ मैं ये सेशन यहां पे समाप्त करता हूं, क्योंकि इससे बड़ा वर्ड के बाद मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बोलना चाहिए। Thank you so much for having me out there. Thank you so much.